अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम बेटा के मैप के बारे में पढ़ रहे थे और के मैप में मैंने आपको ये 3 डायग्राम्स दी थी कि आप इन 3 डायग्राम्स को यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, उसी हवाले से ये 2 एग्जांपल्स मैं खुद ही आपको करवाने जा रही हूँ। आपने एक चीज़ याद रखनी है, 0 इक्वल्स टू कंप्लीमेंट और 1 इक्वल्स टू सिंपल वेरिएबल। ठीक है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे के पूरे अपने रोज को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इस ग्रुप की बात करते हैं ना, इस ग्रुप की, तो इस सेल का एड्रेस देखें। इस सेल का एड्रेस है 0000, यानी कि A बार, B बार, C बार और D बार। ठीक है, फिर ये भी इस ग्रुप का हिस्सा है। इसका एड्रेस क्या है 0010। 0010 कैसे पता चला? ये हमारे पास 00 और ये हमारे पास 11। ठीक है, 00 मीन के A बार, B बार, फिर 1 मीन के C सिंपल है और फिर 0 मीन के D बार। अब इस पे आते हैं, इसका एड्रेस क्या है 1000। 1 मतलब के A, फिर 0 यानी कि B बार, फिर 0 यानी कि C बार और फिर 0 यानी कि D बार। फिर इसका एड्रेस देखें तो ये है 1010। 10 यानी कि A B बार C D बार। ये हमारे पास इस ग्रुप के एड्रेसेस आए। अब हमने इसमें से देखना है कॉमन क्या है और क्या चीज कट सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखें, A बार A कट जाएगा, A बार A कट जाएगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट C बार C बार C कट जाएगा, यानी पीछे हमारे पास यहाँ पे जो बचेंगे वो होंगे यहाँ से, एक सेकेंड, बचेगा D बार और B बार। ऐसे क्योंकि यहाँ पे देखें B इधर भी 0 है, यानी यहाँ पे भी मिस्टेक करके यहाँ पे भी आएगी इस पे बारी, यहाँ पे भी 0, यानी B थ्रू आउट हमारे पास बार के साथ मौजूद है। A हमारे पास चेंज हो रहा है तो A कट जाएगा। A हमारे पास एक जगह पे 0 एक जगह पे 1 है, A कट जाएगा। फिर यहाँ पे C देखें, C एक इधर इन्वॉल्व है एक इधर इन्वॉल्व है, एक जगह पे 0 एक जगह पे 1 है यानी कट जाएगा। और D दोनों जगह पे 0 है, यानी कि दोनों जगह पे D का बार मौजूद है। तो इस ग्रुप का जो ओवरऑल आंसर आएगा वो B बार D बार आएगा। सेम इसी तरह से अगर हम इस ग्रुप को चेक करें, इस ग्रुप में भी सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे हमारे पास, अब डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि डायरेक्ट भी आपको पता चल जाए, ये हमारे पास A की वैल्यूज यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, यानी कटने वाली हैं।
बी दोनों जगह पे 1 है, यानी कि बी हमारे पास बी आएगा। बी दोनों जगह पे 0 आता तो बी बार हम लिखते। फिर यहाँ पे देखें ये दो हमारे पास इन्वॉल्व है, इसमें ये सी चेंज हो रहा है यानी कट जाएगा, और डी दोनों जगह पे 1 है यानी कि सिंपल डी आएगा। ये हमारे पास दूसरे ग्रुप का आंसर। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया वो है बी बार डी बार प्लस बी डी। सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। अब हम देखते हैं अपने इस ग्रुप को। इस ग्रुप में पहले मैं ये वाला जो ग्रुप है 8 वाला, इसे देखती हूँ। यहाँ पे देखें ये पूरी हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पास 0 0 1 1 आ रहा है। ये 0 हमारे पास इस 1 से, ये 0 हमारे पास इस 1 से कट जाएगा, यानी हम इसमें ए नहीं लिखने वाले। बी भी इसी तरह से 0 1 और 1 0 कट जाएगा, यानी हम बी भी इसमें नहीं लिखने वाले क्योंकि कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो इन्वॉल्व है, इसमें देखें सी हमारे पास सेम आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी कि हम सी लिखेंगे। 0 होता तो सी बार लिखते। डी हमारे पास 1 0 यानी कि डी भी कट जाएगा, यानी इस पूरे के पूरे हमारे पास ग्रुप का आंसर क्या आया है? सी आया है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, आप चाहें तो आप एड्रेसेस लिख के फिर उन्हें कट करके भी देखेंगे तो आंसर सी आएगा। मैंने कैसे डायरेक्ट किया है, मैंने ए की वैल्यूज देखी, ए की वैल्यूज थी 0 1 0 1, बी की वैल्यूज थी यहाँ से 0 1 0 1, सी की वैल्यू हमारे पास थी 1 1 और डी की वैल्यू थी 1 0। ये 1 0 1 0 आपस में कटते जाएंगे, सिर्फ सी वाला 1 1 था, इसलिए आंसर उसका सी आया। सही है। अब दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है उस दूसरे ग्रुप को हम चेक करते हैं। दूसरा ग्रुप यहाँ से 4 इन्वॉल्व है उसमें और यहाँ से 4 इन्वॉल्व है। यहाँ से 4 वाले में तो वही हमारे पास आएगा कि 0 1 0 1 कटता जाएगा, यानी ए और बी आपस में कटे हुए हैं। और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ यही वाली क्योंकि हमारे पास आ रही है, एक ये और एक ये, यानी एक 0 0 और एक 1 0 0 0 यानी सी डी। सी 0 1 है और डी 0 0 है। सी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे सी 0 है, यहाँ पे सी 1 है। एक सेकंड ज्यादा कुछ गंद मच गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस ग्रुप का आंसर याद रखिएगा सी निकला था। अब हम इस ग्रुप को देख रहे हैं। इस ग्रुप में हमारे पास ये और ये इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहले हम ए को देखते हैं। ए हमारे पास मौजूद है 0 0 1 1। अब बी को देखते हैं। बी हमारे पास पूरी रो में मौजूद है 0 1 0 1। अब सी को देखते हैं। सी हमारे पास है 0 1। अब डी को देखते हैं। डी हमारे पास है 0 0 0 1 कट गया, ये 0 1 0 1 कट गया, ये 0 1 0 1 कट गया, सिर्फ डी नहीं कटा। और डी की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे डी का बार आएगा। तो इस तरह से हमने इन्हें सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, ये हमारे पास इस पूरे का आंसर। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं हम बुक की तरफ। कल मैंने आपको वैसे ओवरऑल बता दिया था कि मैप कैसे बनाते हैं, कि मैप में वैल्यूज कैसे पुट की जाती हैं, किस तरह से हम वहां से आउटपुट लेते हैं। एक चीज आपने जो पूछी थी कल,
वो ये थी कि हम एसओपी में 1 और पीओएस में 0 क्यों लिखते हैं। बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, अगर हम बात करें एसओपी की, तो ये हमारे पास बेसिकली सम का फंक्शन है। सम का अगर टेबल आप माइंड में रखें, सम का टेबल यानी जो हमारे पास और का टेबल होता है, तो और के टेबल में हमारे पास इनपुट होंगी 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट आएगी, दोनों 0 हैं तो आंसर 0 आएगा। एक भी 1 हुआ तो आंसर 1 आ जाता है, एक भी 1 पे हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। यानी इसमें मेन रोल क्या कर रहा है, 1 परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से पीओएस की अगर बात करें तो पीओएस का टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों 0 है आंसर 0 आएगा, या एक भी 0 हुआ तो आंसर 0 आएगा, दोनों 1 हो गए तब आंसर 1 आएगा। यानी इसमें हमारे पास 0 मेन रोल अदा कर रहा है, इसलिए हम एसओपी में 1 को और पीओएस में 0 को लिखते हैं। एक और आपके पास हिंट, एक चीज आपने सम के लिए याद रखनी है। अगर मैं आप वैसे कि जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारी ये बिट होती है 0 या 1, 0 मतलब ऑफ स्टेट जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 1 जब हमारे पास ऑन स्टेट है यानी अब करंट जनरेट हुए, अब कोई चेंजिंग आई है। 0 ऑफ स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इसी तरह से सम के अंदर कब चेंजिंग आती है मैं आपको अभी एग्जांपल में बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 एक वैल्यू, इस 5 पे मैं 0 ऐड करती हूँ, देखती हूँ चेंज आता है, या 1 ऐड करती हूँ तो चेंज आता है। इसी तरह से इस 5 में मैं 0 मल्टीप्लाई करके देखूंगी चेंज आता है, या 1 मल्टीप्लाई करके देखती हूँ चेंज आता है। अब देखते हैं 5 प्लस 0 किया 5 ही आया, कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 5 प्लस 1 किया तो 6 आया है, यानी इसमें हमारे पास 1 एक ऐसी टर्म है जिससे हमारी आउटपुट चेंज हो जाती है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 0 करें आंसर आएगा 0, 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो आंसर आएगा 5, आंसर 5 आया तो इनपुट में भी हमारे पास 5 वैल्यू थी, कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन 0 की वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 हो गई, चेंज हो गई। यानी यहाँ पे पीओएस में हमारे पास 0 एक ऐसी टर्म है जो वैल्यू चेंज करती है, और एसओपी में 1 एक ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू चेंज करती है। इसलिए सम के लिए हम 1 इनपुट करते हैं और प्रोडक्ट में हम 0 को इनपुट करते हैं। हमने बेसिकली वो टर्म्स लगानी है जो हमारे पास चेंज करती हैं वैल्यू को। अब इसमें हमारे पास 0 चेंज नहीं करती थी, 0 की वजह से हमारे पास एज इट इज वही आंसर आता था। तो हमने 1 एसओपी और 0 पीओएस में यूज करना है। बुक पे चलते हैं। अब के मैप मैंने आपको जैसे के मैप बता भी दिया, यहाँ पे फर्दर 3 वेरिएबल के मैप है जो कि कल हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था वर्टिकली भी आप बना सकते हैं और हॉरिजेंटली भी आप लोग बना सकते हैं इसे, ठीक है। फिर इसी तरह से 4 वेरिएबल के मैप है जिसके अंदर सेम उसी तरह से वेरिएबल्स हैं और बार की फॉर्म में भी दिया गया है। फिर उसके बाद सेल एडजेंसी बताया गया है कि हम सेल को एडजस्ट किस तरह से करते हैं। एक तो हमने अपने ग्रे कोड को यूज करना है, सिंगल वैल्यू चेंज हो, इसलिए हम 0 0 0 1 1 1 1 0 की सीक्वेंस को लेते हैं। और जब हम अपने सेल में वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जब ग्रुपिंग की जाती है तो एडजेसेंसी देखी जाती है, यानी इर्द गिर्द अगर 1 मौजूद है तो हम ग्रुपिंग बना सकते हैं।
अच्छा, के मैप में अब सबसे पहले हमारे पास मैपिंग है एसओपी की, स्टैंडर्ड एसओपी की। स्टैंडर्ड एसओपी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास उसकी डोमेन होगी वो सारी की सारी उसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए है और एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ये पड़ा है और 1 ये पड़ा है, यानी इस जगह पे 1 आया। फिर है 0 0 1, अच्छा ये मैंने कर लिया, ये करना है 0 0 0 0 0 ये पड़ा है, 0 ये पड़ा है, यानी इस जगह पे आ गया 1। फिर है 1 1 0 1 1 ये है और इधर से 0 देखना है, यहाँ पे 1 आ गया। फिर 1 0 0 1 0 ये है और ये 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 आ गया। सेम वही मेथड है जो कल मैंने आपको बताया था कि 1 किस तरह से पुट किया जाता है। एक और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इसमें भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को आप डायरेक्ट पुट कर दें या 1 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करके पुट कर दें, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास होगा और आपको कहा जाएगा कि आपने इसे के मैप में पुट करना है, तो आप उसे पुट कर सकते हैं। मैपिंग का नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। अभी तक तो हम स्टैंडर्ड एसओपी पढ़ रहे थे, जिसमें अगर वेरिएबल ए बी सी हैं तो तीनों वेरिएबल, यहाँ पे देखें ना, ये देखें 4 का था तो यहाँ पे भी ए बी सी डी चारों इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे भी ए बी सी डी चारों इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी ये स्टैंडर्ड है। हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड वो होगा जिसमें वेरिएबल जितने हैं वो सारे के सारे हर टर्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर वहां पे हम किस तरह से उसे यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले हमारे पास है कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें ए और बी बार है और ये 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है, यानी इसके अंदर सी भी है लेकिन इस टर्म में सी मिसिंग है। तो हम इस ए बी बार को कन्वर्ट कर देंगे 2 में। एक बार हम लिखेंगे ए बी बार सी और दूसरी बार हम लिखेंगे ए बी बार सी बार। ठीक है, यही चीज यहां पे उन्होंने की है। ये देखें, राइट द बाइनरी वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल एंड अटैच आ 0 फॉर मिसिंग वैल्यू सी डैश। हमारे पास अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास 1 0 1 और ये हमारे पास बनेगा 1 0 0। यहाँ पे देखें 1 0 1 और 1 0 0, यही 2 टर्म्स इन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि अगर मिसिंग है तो सी को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ ए मौजूद है, बी और सी मिसिंग है। तो ए की हमारे पास बार मौजूद है, ए बार मौजूद है यानी कि 0। अब इसमें बी मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो बी की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी? 0, सी की वैल्यू 0, फिर बी की वैल्यू 1 जब सी की वैल्यू हो 0, या इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ये पॉसिबल कम्बिनेशन 2 वेरिएबल के आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही 4 कम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लगाए हैं और हर एक के साथ ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो वो हम 0 0 ही लगाएंगे। दूसरी टर्म हमारे पास थी ए बी बार, ए यानी के 1
और बी बार यानी कि 0, ये हमें पता है। सी मिसिंग है तो सी या 0 होगा या 1 होगा। एक एक्सप्रेशन है तो 2 पॉसिबिलिटीज। 2 हमारे पास वेरिएबल मिसिंग है तो 4 पॉसिबिलिटीज। 3 वेरिएबल मिसिंग है तो 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। थर्ड टर्म हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो एज इट इज आएगी। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड में जब चेंज किया तो ये 3 टर्म हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 को हमने इस तरह से टेबल में पुट कर दिया। ठीक है, ये फर्दर इसी तरह से एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुपिंग का प्रोसीजर, जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, जिसमें हमारा ग्रुप मिनिमम 1 या फिर 2 4 8 16 सेल्स का होना चाहिए। 2 की पावर दे के हम कहते हैं। ये हमारे पास एडजेसेंट प्लेसेस पे होने चाहिए और सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास इस तरह से मैप है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है और आप उसका ग्रुप बना दें, ऐसा नहीं करना। या 1 और 1 ऐसे मौजूद हैं और आप इस तरह से बना दें डायगोनली, ऐसे भी नहीं करना। हम इस फॉर्म में ग्रुपिंग कर सकते हैं, इस फॉर्म में ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन डायगोनली नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अब जैसे यहाँ पे देखें ना, 4 1 इकट्ठे हैं, बजाय इसके मैं 2 2 का ग्रुप बनाऊं, मैं इकट्ठा 4 का भी बना सकती हूँ ना। तो मैंने लार्जेस्ट ग्रुप हमेशा बनाना है। यहाँ पे देखें, ये और ये कॉर्नर वाले मैंने आपको पहले बताया था, हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट ग्रुप आप कहेंगे कि ये इस तरह से नहीं बन सकता। क्यों? कॉर्नर वाला बेशक 7 है, लेकिन वो 7 मिलके 3 का बना देगा, 3 का हम नहीं बना सकते। तो दूसरा ग्रुप सिंपल ये होगा, और तीसरा ग्रुप ये नहीं बना देना क्योंकि ये हमारे पास लार्जेस्ट में नहीं आएगा। देखें, इसके साथ ये 2 मौजूद है तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये उसी तरह से उन्हीं को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। अब आपको यहाँ से के मैप में ग्रुपिंग करना और उस ग्रुपिंग से इस किस्म के एक्सप्रेशन बनाना भी आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा बुक से टॉपिक क्लियर भी कर लेना है, एग्जांपल्स वगैरह सारी आप लोगों ने कर लेनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वही हमारे पास आ रही है एग्जांपल्स। मैपिंग डायरेक्टली फ्रॉम ट्रूथ टेबल बना लें। ट्रूथ टेबल में जहाँ जहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के रिलेटेड आप ट्रूथ टेबल बनाएं। उसमें जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है, उस 1 की जगह पे आप के मैप में 1 को लगाते जाएं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी एक्सप्रेशन से आप के मैप एक्सप्रेशन से पहले कन्वर्जन करें ट्रूथ टेबल में, लेकिन वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये डोंट केयर सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ये इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। डोंट केयर कंडीशंस हमने पहले ही BCD कोड पढ़ा था। BCD कोड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, ओके होती हैं। उसके बाद वाली वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे टेबल में नहीं इंक्लूड होती। जो हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हम फिर आंसर में 110 यानी 6 को ऐड करते थे ताकि हमारे पास वैल्यू प्रॉपर फॉर्म में आ जाए।
तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि अगर इस टाइप के वैल्यूज़ में से यानी 16 सेल के मैप के अंदर अगर ये लास्ट वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं तो यहाँ पे हम 1 पुट करने के बजाय x पुट करते हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये डोंट केयर वैल्यूज़ हैं। लेकिन मोस्टली हम ये चीज़ नहीं करते, मोस्टली हमारे पास यहाँ पे भी 1 ही पुट किया जाता है। ये BCD कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि अगर हमारे पास वैल्यू BCD में हो, लेकिन हमारे पास मोस्टली BCD में नहीं होती। ये बुक में टॉपिक था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको इन केस पेपर में कहा जाता है कि डोंट केयर वैल्यूज कौन सी हैं और वहाँ पे क्या पुट करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया है कि वहाँ पे हम x पुट करते हैं और ये वो वैल्यूज होती हैं जो ग्रेटर देन 9 होती हैं, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15। फिर उसके बाद हमारे पास है मैपिंग स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ सम को लेना है। प्रोडक्ट ऑफ सम आपके पास सेम वही होगा, सिर्फ आपने क्या करना है 0 पुट करना है बजाय 1 पुट करने के। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन था A + B + C। A यानी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा एक सेकेंड, अब POS में ये ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें A बार हमारे पास इक्वल होगी 1 के और A इक्वल होगा 0 के। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो A + B + C मौजूद है। A + B + C यानी कि तीनों जगह पे क्या है 0 है। यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 और इस जगह पे 1 पुट करने के बजाय हमने 0 पुट कर दिया। फिर यहाँ पे है A + B बार + C, ये वाला शायद क्लियर ना हो इसलिए बता रही हूँ। A + B बार + C। A हमने क्या पुट करना है, A हमने पुट करना है 0, B हमने पुट करना है 1, C हमने पुट करना है 0 0 1 0 0 1 ये पड़ा है और ये 0 यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने POS में वैल्यूज पुट करनी है। ऑपोजिट है वो वाला प्रोसीजर। अगर आप SOP याद कर लेते हैं तो POS सिर्फ आपने उससे ऑपोजिट करना होगा, वो इंतहाई आसान है। सही है, ये एग्जाम्पल्स आपकी ग्रुपिंग में वही मेथड लार्जेस्ट आपने लेने हैं, सारा कुछ वही है जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये आपने SOP और POS का पूरा टॉपिक क्लियर करना है बुक से। कोई कंफ्यूजन होगी तो फर्दर हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके।